नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के सेशन में। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। 17th ऑफ जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट सेलिब्रेट किया गया हाल ही में। तो उसी के सिलसिले में हम आज बात करेंगे डेजर्टिफिकेशन के बारे में। तो चलिए आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन आया था सिविल सर्विसेज के प्री 2016 एग्ज़ाम में। उस क्वेश्चन में पूछा गया था कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है। आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, क्वेश्चन देखिए और उसे जवाब देने की कोशिश कीजिए। तब तक हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले डेजर्टिफिकेशन होता क्या है। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन डेजर्टिफिकेशन में एक बहुत ही बढ़िया, कम शब्दों में एक बढ़िया डेफिनेशन दी गई थी। वो बोलती है कि डेजर्टिफिकेशन का मतलब होता है रिडक्शन या डिस्ट्रक्शन अर्थ के बायोलॉजिकल पोटेंशियल का। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, अर्थ जो है उसका जो बायोलॉजिकल पोटेंशियल है कि अर्थ हमारी कितना प्रोड्यूस कर सकती है, वो क्या कितनी प्रोडक्टिविटी है, वो कितनी फर्टाइल है, वो कितनी नई चीज़ें बना सकती है। तो उसका जो बायोलॉजिकल पोटेंशियल है कुछ जनरेट करने का, वो या तो रिड्यूस किया जा रहा है या वो डिस्ट्रक्ट हो रहा है। और उसके रिडक्शन और डिस्ट्रक्शन में ऐसी कंडीशंस क्रिएट हो रही हैं जो कि एक नेचुरल डेजर्ट को रिजेंबल करती हैं, वो एनालोगस हैं नेचुरल डेजर्ट के। तो उसी को हम बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन। अब ये कंडीशंस क्यों और कैसे क्रिएट हो रही हैं। ये कंडीशंस क्रिएट हो रही हैं लैंड के डिग्रेडेशन में। लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है, सॉइल का डिग्रेडेशन हो रहा है, एरिड, सेमी एरिड या ड्राई सब ह्यूमिड एरियाज़ में वेजिटेशन कवर जो है वो डिग्रेड हो रहा है। तो उस सबसे क्या हो रहा है कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि हमारा जो एनवायरनमेंट है, फिज़िकल, केमिकल या एनवायरमेंटल कॉजेज़ की वजह से सोसाइटी पे और लैंड पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो उसको बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन। इंसान ने वेजिटेशन को इतना डिग्रेड कर दिया है, इतना ज़्यादा सॉइल को डिग्रेड कर दिया है कि उसका जो वेजिटेटिव कवर है वो पूरी तरह ख़त्म हो रहा है। जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है सॉइल की, वो कम होती जा रही है। और उसके साथ ही साथ हमारा जो सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन है, वो हमारा जो कार्बन पूल है, वो भी डिस्ट्रक्ट हो रहा है। अगर हम सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट देखें डेजर्टिफिकेशन का, तो हमें पता चलेगा कि डेजर्टिफिकेशन जो है उसकी वजह से सबसे ज़्यादा गरीबी, हंगर, माल न्यूट्रिशन और इंस्टेबिलिटी प्रोड्यूस हो रही है। तो चलिए आइए देखते हैं कि एरिड, सेमी एरिड और ड्राई सब ह्यूमिड एरियाज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। ये जो ड्राई लैंड्स होते हैं, इनका मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि यहाँ पे रेनफॉल या तो बहुत कम होती है या बहुत ही इराटिक होती है। और इनका जो ग्रोइंग सीज़न होता है वो भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है। इन जगहों का जो ड्राई लैंड इकोसिस्टम्स है, इनका जो वाटर बैलेंस होता है वो जनरली नेगेटिव होता है। और उसको एक्सप्रेस कैसे किया जाता है कि देखा जाता है कि पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपिरेशन के होने के बावजूद कितना एनुअल प्रेसिपिटेशन रिसीव हो रहा है। ठीक है, तो हम इससे हम नापते हैं कि हमारा जो वाटर बैलेंस है वो कैसा है। तो जो ड्राई लैंड इकोसिस्टम्स होते हैं वहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे एनुअल प्रेसिपिटेशन जो है कम हो रहा है और जो इवेपो ट्रांसपायरेशन है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो वर्ल्ड एटलस ऑफ डिजर्टिफिकेशन के अकॉर्डिंग एरिड एरियाज़ को हमने 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया है। ड्राई लैंड इकोसिस्टम 3 तरीके का हो सकता है, एरिड इकोसिस्टम, एरिड एरियाज़, सेमी एरिड एरियाज़ और ड्राई सब ह्यूमिड एरियाज़। एरिड एरियाज़ वो होते हैं जिनका एनुअल प्रेसिपिटेशन 200 mm तक जाता है और उनकी इंटर एनुअल वेरिएबिलिटी जो होती है वो 50 से 100% होती है। जो सेमी एरिड एरियाज़ होते हैं वहाँ पे क्या होता है, उनका मीन एनुअल वैल्यूज़ जो है वो 500 से 800 के बीच में होती हैं। मतलब काफ़ी सीजनल रेनफॉल होती है वहाँ पे और इस वजह से वहाँ पे बारिश इतनी ज़्यादा है तो उसकी वजह से थोड़ा प्रोडक्टिव एरियाज़ वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एरिड। जबकि जो ड्राई सब ह्यूमिड एरियाज़ है
उनकी जो सीजनल रेनफॉल है वो बहुत ज़्यादा होती है और वेरिएबिलिटी 25% से कम होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि सॉइल डिग्रेडेशन का सिनेरियो कैसा है इंडिया में, तो 328 मिलियन हेक्टेयर्स का जो एरिया है इंडिया का, उसमें से अराउंड 29% या 96.4 मिलियन हेक्टेयर लैंड जो है वो डिग्रेडेड है। अगर हम बात करें बॉर्न कन्वेंशन की, जो 350 मिलियन हेक्टेयर्स का डिग्रेडेड लैंड को रिस्टोरेशन में लाने की बात करता है बाय 2030, उसमें इंडिया ने प्लेज किया है कि 5 मिलियन हेक्टेयर लैंड्स वो बॉर्न चैलेंज के कमिटमेंट के अंडर उस डिग्रेडेड लैंड को रिस्टोर करेगा। तो उन डिग्रेडेड लैंड्स को रिस्टोर करने के लिए गवर्नमेंट के क्या स्कीम्स हैं, जैसे कि आप जानते ही हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। ये सारी स्कीम्स जो हैं फोकस करती हैं कि जो लैंड डिग्रेडेशन का प्रॉब्लम है उसको टैकल किया जा सके। इसके अलावा नेशनल एक्शन प्लान फॉर कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन 2001 में लॉन्च हुआ था ताकि वो डेजर्टिफिकेशन को ख़त्म कर सके। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की हमने बात करी ही है। नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम के अंडर काफ़ी एफॉरेस्टेशन किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सॉइल को कंजर्व किया जा सके। ग्रीन इंडिया मिशन, सॉइल कंजर्वेशन कैचमेंट एरियाज़ में रिवर वैलीज़ के किया जाता है। फॉडर और फीड डेवलपमेंट स्कीम्स हैं, कमांड एरिया डेवलपमेंट है, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है। तो ये सारी स्कीम्स फोकस करती हैं कि डिग्रेडेड लैंड्स को किसी भी तरह बचाया जा सके। हमारा जो सॉइल डिग्रेडेशन या डिजर्टिफिकेशन है, ये 3 टाइप से हो सकता है। फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, बायोलॉजिकल हो सकता है। अब जैसे हो रहा है कि हमारा जो वेजिटेटिव कवर है उसको डिस्ट्रक्ट किया जा रहा है, तो जनरली ये ज़्यादा प्रोनाउंस्ड उन एरियाज़ में होता है जहाँ पे ज़्यादा एरिड रीजन्स हैं, और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी हो जाता है उन रीजन्स में इस चीज़ को रिवर्स करना। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, जब डिसर्टिफिकेशन स्टार्ट होता है तो जो वेजिटल बेल्ट है टोटल, वो मेसोफिटिक से पूरा ज़ेरोफिटिक हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ऑर्गेनिक मैटर जो कंटेंट है, ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट धीरे धीरे रिड्यूस होता है। सॉइल क्या होने लगती है, सॉइल में क्रस्टिंग होने लगती है, रन ऑफ बढ़ जाता है और उसका फिजिकली डिटोरिएशन स्टार्ट हो जाता है। कॉम्पैक्शन होने लगता है सॉइल में, जिसकी वजह से रूट ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, और जब रूट ग्रोथ नहीं हो पाएगी, सॉइल इतनी हार्ड हो जाएगी, इतनी कॉम्पैक्ट हो जाएगी कि रूट ग्रो नहीं कर पाएगी नीचे तक, तो क्या होगा कि हमारा जो क्रॉप की यील्ड है वो डिग्रेड होगी। तो सॉइल का डिग्रेडेशन वाटर और विंड की वजह से बहुत ज़्यादा होने लगता है। जो भी चीज़ आएगी उसके ऊपर से विंड फ्लो करेगी सॉइल के ऊपर से, तो वो उसको ले जाएगी, क्योंकि वहाँ पे रूट्स तो है ही नहीं कि वो उसको पकड़ सके सॉइल को, तो डिटोरिएट होने लगती है। हर साल बोला जाता है कि 15, अब जो हमारी सॉइल है उसका केमिकली भी हो सकता है डिग्रेडेशन, कि भाई जो सॉइल है वो उसका स्ट्रक्चर डिग्रेड होने लगे, आयनिक इम्बैलेंस होने लगे, उसकी वजह से क्या हो कि जो आयंस कुछ लीच आउट हो जाएंगे जिनकी ज़रूरत है, तो क्या होगा कि फर्टिलिटी इम्बैलेंस हो जाएगा, प्लांट्स को वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे जो सॉइल में होते थे। दूसरा क्या हो सकता है कि सॉइल का एसिडिफिकेशन हो सकता है, सोडिफिकेशन हो सकता है, उसमें टॉक्सिक कंपाउंड्स जो हैं वो बढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि हमारी सॉइल पूरी तरह से इन सब चीज़ों की वजह से उसकी जो कैपेसिटी है कि वो कुछ प्रोड्यूस करे वो कम हो जाती है। पर्टिकुलरली जो एल्फीसॉल्स या अल्टीसॉल्स होते हैं उनमें केमिकल डिटोरिएशन ज़्यादा होता है न्यूट्रिएंट डिप्लीशन होने की वजह से। इंडिया में अराउंड 70% ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन जो है वो 1% से भी कम है। तो इन सब चीज़ों की वजह से जब ऑर्गेनिक मैटर कम होता जाएगा, मैक्रो और माइक्रो फोना जो है वहाँ का वो रिड्यूस होने लगेगा, तो उस सब चीज़ों की वजह से क्या होगा कि सॉइल की कैपेसिटी वहाँ पे कुछ प्रोड्यूस करने की कम हो जाएगी, और ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है। और इस सब की वजह से क्या होता है कि पूरी तरह से हम बोल सकते हैं कि डेजर्टिफिकेशन की तरफ सॉइल मूव करने लगती है। अगर हम बात करें कि सॉइल डेजर्टिफिकेशन के कॉजेज़ क्या हैं, उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, तो हम देखेंगे कि जो सॉइल डिग्रेडेशन है उसका मेजर प्रॉब्लम है कि ह्यूमन मिसमैनेजमेंट हो रहा है।
ह्यूमन बीइंग्स जो हैं सॉइल को मैनेज नहीं कर रहे हैं। कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज़ हो रहा है, कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग करा दिया, कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन कर दिया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से सॉइल डिग्रेड होती है, क्योंकि इतनी अच्छी तरह प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। इम्प्रॉपर लैंड की प्रैक्टिसेस जो हैं, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है या एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड है, तो ये सब क्या करती हैं कि ड्रेनेज की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती है, कि पुअर ड्रेनेज होने लगेगी सॉइल में सैलिनाइजेशन होने लगेगा। तो ये सब चीज़ें डिग्रेड करती हैं सॉइल की फर्टिलिटी को। डिफॉरेस्टेशन करते हैं लोग, नेचुरल कवर रिमूव कर दिया जाए अगर ग्रेजिंग की वजह से या इरोजन की वजह से, तो उन सब चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा डिग्रेडेशन होता है। इंडिया के वेस्टर्न पार्ट्स, राजस्थान या गुजरात की अगर अब बात किया जाए, तो वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड रहते हैं विंड और वाटर इरोजन से, सैलिनिटी से, एल्कलिनिटी की वजह से। जो सैंडी लोम्स या सैंड ड्यून्स हैं, वो बहुत ज़्यादा विंड इरोजन के लिए वल्नरेबल होते हैं। सैलिनिटी की जो प्रॉब्लम है या अल्कलिनिटी की जो प्रॉब्लम है, वो वेस्टर्न इंडिया के जो अलूवियल प्लेन्स हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। जो एरिड लैंड्स हैं वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे माइनिंग एक बहुत बड़ा थ्रेट है। उसकी वजह से, इतना ज़्यादा माइनिंग की वजह से सॉइल डिग्रेड होने लगती है एक टाइम के बाद। वेजिटेटिव डिग्रेडेशन जैसे राजस्थान में होता है, उसकी वजह से क्या हुआ है कि बायोमास प्रोडक्शन और इवन फूड स्कैर्सिटी, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ की तो आप बात ही क्या करें, क्योंकि इतना ज़्यादा वो पोल्यूटेंट्स रिलीज़ करते हैं सॉइल में, वाटर में, तो इन सब चीज़ों की वजह से डिग्रेडेशन होता ही जा रहा है बाय द टाइम। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि डेजर्टिफिकेशन का इंडिकेटर्स क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, तो डेजर्टिफिकेशन को हम 4 तरीके से देख सकते हैं। फिजिकल इंडिकेटर्स भी हैं, बायोलॉजिकल भी हैं, एनिमल भी हैं, सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि ये सारे इंडिकेटर्स होते तो हैं, पर किसी भी चीज़ के इंडिकेटर के होने की ज़रूरत क्या है, वो कैसे हमें पता चलेगा? जो इंडिकेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमारी हेल्प करते हैं कि हमें पता चलता है कि कितना डिग्रेडेशन हुआ है, और जो हमारी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हम यूज़ कर रहे हैं, हम जो अप्लाई कर रहे हैं, उन सब का उस लैंड पे, उस एरिया पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो इस वजह से हमारे कोई इंडिकेटर्स जो है, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। जैसे कि हम देखें रेनफेड एरियाज़ में अगर हम बात करें, तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ होती है सॉइल इरोजन की। तो सॉइल इरोजन एक ऐसा इंडिकेटर हो जाता है कि हमें पता चल रहा है कि सॉइल के कैरेक्टर में, उसके कैरेक्टर फीचर जो है उसमें ओवर टाइम कितने चेंजेस आ रहे हैं। तो हम बता सकते हैं उसे देख के कि भाई हमारी जो सॉइल है वो डिग्रेड हो रही है। जैसे हमारे फिजिकल इंडिकेटर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि क्या हो गया, हमारा देख लिया हमने कि सॉइल डेप्थ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, सॉइल के ऑर्गेनिक कंटेंट में क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसका फर्टिलिटी स्टेटस या उसका क्रस्ट में फॉर्मेशन हो रही है, सैलिनाइजेशन हो रहा है, अल्कलिनिटी हो रही है, क्वालिटी क्वांटिटी जो ग्राउंड वाटर है उसकी अगर चेंज हो रही है, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ, सॉइल में यहाँ पे डिग्रेडेशन हो रहा है। तो हम एक तरीके से ये सारी चीज़ें क्या एक इंडिकेटर का काम करेंगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि भाई ये फिजिकल इंडिकेटर्स हैं, देखो सॉइल डिग्रेड हो रही है। बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स अगर हम देखें तो हमारा जो सॉइल का कवर है वो धीरे धीरे कम होने लगे, हमारा वेजिटेटिव कवर कम होने लगे, हमारा बायोमास कम होने लगे, ईल्ड कम आने लगे, या वहाँ पे कोई ऐसी स्पीसीज़ हैं जो हम पहले होती थी, अचानक से वो चीज़ें चेंज होने लगे, वो स्पीसीज़ चेंज होने लगे, तो हम कह सकते हैं कि हमारा सॉइल डिग्रेड हो रहा है। एनिमल इंडिकेटर्स में जैसे काफ़ी जगहों की कुछ की स्पीसीज़ होती हैं, अब वो की स्पीसीज़ चेंज होने लगे, अगर कोई हर्ड है जो किसी पर्टिकुलर एरिया पे फीड करता था, वहाँ पे वो फीड नहीं कर रहा है, तो उसका कंपोजिशन चेंज होने लगे, लाइफ स्टॉक की ईल्ड कम होने लगी, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये जो लाइफ स्टॉक है, इसको पहले ये इस चीज़ को ऐसे खाता था तो इसको इतना सही रहता था, पर अब उस चीज़ को वो डिमांड पूरी नहीं हो रही है, तो वो प्लांट्स में वो चीज़ कोई न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी है, क्योंकि सॉइल में डिफिशिएंसी है। तो हमें पता कैसे चल जाएगा कि हमारी डिसर्टिफिकेशन हो रहा है। सोशो इकोनॉमिक चेंजेस जैसे होते हैं हमारे कि लैंड या वाटर का यूज़ में किस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं, अगर सेटलमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, पैटर्न्स, पॉपुलेशंस लोगों की चेंज हो रही है, सेटलमेंट पैटर्न चेंज हो रहा है कि पहले लोग यहाँ रहते थे, फिर उन्होंने वहाँ से माइग्रेट कर लिया। क्यों किया? क्योंकि किसी वजह से कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, उनको पानी नहीं मिल रहा है, या वाटर टेबल नीचे डिटोरिएट हो रही है, या कुछ और प्रॉब्लम आ रही है। तो इन सब चीज़ों से हमें पता चलता है कि हाँ, डेजर्टिफिकेशन की तरफ हम जा रहे हैं। तो ये सारे होते हैं इंडिकेटर्स। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम इनको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, हम कैसे कर सकते हैं इस डिज़र्टिफिकेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, या हम इसको रिवर्स किस तरह से करने की कोशिश कर सकते हैं। काफ़ी सारे एरियाज़ में तो जो बहुत ज़्यादा एरिड लैंड्स हैं वहाँ पे रिवर्स करना तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, पर फिर भी जो सेमी एरिड इकोसिस्टम्स हैं या जो ह्यूमिड इकोसिस्टम्स हैं
वहाँ पे हम ट्राई कर सकते हैं कि हम काफ़ी कोशिश करें कि हमारा जो डिज़र्टिफिकेशन है उसे हम किसी तरह कंट्रोल कर सकें। तो उसमें क्या कर सकते हैं कि हम सैंड ड्यून्स को स्टेबलाइज़ कर सकते हैं, हम शेल्टर बेल्ट्स को लगा सकते हैं, कंटूर बंडिंग, मल्चिंग, टिलेज, ये मतलब सारे एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस कर सकते हैं ऐसी जो सस्टेनेबल हैं। वाटरशेड में भी हम काफ़ी प्रैक्टिसेस एक वाटरशेड की तरह हम उस एरिया को कंसिडर करके उस एरिया की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से साइट स्पेसिफिक एग्रो फॉरेस्ट्री या सिल्वी कल्चर कर सकते हैं। जो एरिड और सेमी एरिड एरियाज़ हैं वहाँ पे हम कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। तो कहने को कि ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है, पर फिर भी हम कोशिश कर सकते हैं कि इन सब चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकें, ये जो सॉइल है उसे हम रिस्टोर कर सकें और ऐसी टेक्निक्स का यूज़ करें कि हमारा जो ये प्रॉब्लम है ये पूरी तरह सॉल्व होने की कगार पर आए। तो अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन की, तो ये जो है ये रियो कन्वेंशन 3 मेजर रियो कन्वेंशंस का एक पार्ट है। उनमें से दूसरी जो थी वो कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी थी और तीसरी थी हमारी यूनाइटेड नेशंस का फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इन सब का एक ये पार्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये डेजर्टिफिकेशन से लड़ने में हमारी मदद करता है। 17 जून को जैसे हमने बता ही दिया था कि डेजर्टिफिकेशन और ड्राउट को कॉम्बैट करने के लिए वर्ल्ड डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो हम फिर से हम अपने उस क्वेश्चन पे आते हैं जो देख रहे थे हम। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन ये करता क्या है? ये प्रमोट करता है इफेक्टिव एक्शन थ्रू इनोवेटिव नेशनल और इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन ऑफ प्रोग्राम्स के थ्रू। बिल्कुल सही है। ये एक स्पेशल पर्टिकुलर फोकस है साउथ एशिया और नॉर्थ अफ्रीकन रीजन्स में और फैसिलिटेट करता है कि मेजर पोर्शंस को फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड की जा सके। बिल्कुल सही है। ये एक कमिटमेंट है, एक बॉटम अप अप्रोच है ताकि लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़े और वो अपनी तरफ से डेजर्टिफिकेशन को कॉम्बैट करने में हेल्प करें। बिल्कुल सही है, तीनों आंसर्स बिल्कुल सही हैं, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। इसी के साथ हमारा आज का जो सेशन है वो समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको ये पसंद आया होगा और इससे रिलेटेड अगर आप राइटअप या पीडीएफ देखना चाहते हैं तो आप लिंक में जा सकते हैं। थैंक यू।